नमस्कार साथियों। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 19 फरवरी 2017 को प्रथम पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। इसका प्रश्न, आज का प्रश्न है, किसी स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और मुख्य वाइंडिंग के बीच स्लॉट कोण कितना होना चाहिए। यानी जो सिंगल फेज मोटर है, इसके अंदर यानी विभक्त कला मोटर है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग और रनिंग जो वाइंडिंग है, इनको कितने जो वैद्युतिक अंश अंतर पर स्थापित किया जाता है, यानी कितने डिग्री का स्लॉट कोण रखा जाता है। तो जो सिंगल फेज होती है या जिसे हम विभक्त कला मोटर कहते हैं, इसके अंदर जो स्लॉटों के बीच का अंतर रखा जाता है वो 90 डिग्री का रखा जाता है सिंगल फेज मोटर के अंदर। थ्री फेज मोटर के अंदर 120 डिग्री का कला अंतर रखा जाता है, यानी स्लॉटों के बीच कला अंतर 120 डिग्री का रखा जाता है। तो इसमें स्प्लिट फेज के बारे में पूछा है, नहीं विभक्त कला मोटर के बारे में पूछा है जो सिंगल फेज होती है। तो सिंगल फेज मोटर के अंदर स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का कला अंतर रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन देखो, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि तीन प्रतिरोधक समांतर में लगे हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तीन प्रतिरोधक समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्या सूत्र रहेगा? देखो, समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, यानी 1/RT बराबर, कौन कौन से सूत्र होते हैं? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक सूत्र तो ये होता है। दूसरा सूत्र कौन सा होगा कि यानी एक सूत्र तो ये बना रहा है इसका। दूसरा सूत्र कौन सा बनेगा इसका, यानी इसमें इसमें तो दे रखा है RT ज्ञात करने का, जबकि ये है 1/RT का। तो RT का ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा सूत्र इसका एक तो ये बन रहा है RT बराबर, यानी ये इधर आ जाएगा तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये भी इसका सूत्र बन रहा है, ये RT ज्ञात करने का, यानी ये सूत्र ये बन गया। तीसरा सूत्र और कौन कौन से बन सकते हैं? देखो, इसी सूत्र से हम बनाना चाहिए, यानी एक नंबर वाले सूत्र से। तो देखो 1/RT बराबर क्या होगा, इनका लघुत्तम ले तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? R1 इंटू R2 इंटू R3, R1 इंटू R2 इंटू R3, यानी इस सूत्र से बना रहे हैं हम। 1/RT बराबर, इनका लघुत्तम ले तो R1 इंटू R2 इंटू R3, इसका भाग इसमें लगाएंगे, R1 से R1 कट जाएगा, बचेगा क्या? R2 इंटू R3, इसको एक से गुणा किया तो क्या हो गया? R2 इंटू R3 प्लस R2 का भाग इसमें लगाया, R2 से कट गया, बाद में क्या बचा? R1 इंटू R3, तो R1 इंटू R3 प्लस R3 से कट गया, क्या बचा? R1 और R1 इंटू R2। तो एक सूत्र ये बन रहा है, ये है 1/RT। तो RT बराबर क्या हो जाएगा? RT बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 बट्टा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, यानी R1 इंटू R2 ये हो गया, R2 R3 ये हो गया, R1 R3 ये हो गया। तो ये सूत्र बन जाएगा। तो तीन सूत्र बन रहे हैं, यानी एक तो ये सूत्र बन रहा है RT ज्ञात करने का, एक ये सूत्र बन रहा है, और एक ये 1/RT ज्ञात करने का, यानी एक 1/RT ज्ञात करने का सूत्र ये बन जाएगा। इनमें कौन सा दे रखा है? देखो, ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी ये दे रखा है ए ऑप्शन में। बी में क्या दे रखा है? 1/R1 प्लस 1, ये नहीं होगा। सी में क्या? सी में श्रेणी का दे रखा है। डी में क्या? R1 इंटू R2 इंटू R3 बट्टा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये नहीं, यानी ऊपर तो सही दे रखा है, नीचे वाले इसमें डी में गलत दे रखा है, यानी ये होगा नीचे R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो इस प्रकार से होगा। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? ये जो ए ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, किस पॉलीफेज प्रेरण मोटर में निम्न में से कौन सा गुण होता है? यानी पॉलीफेज का से हो गया बहुफेज मोटर, यानी जो एक फेज से ज्यादा फेज से प्रचलित होती है, यानी 2 फेज या 3 फेज या 4 फेज, इस प्रकार की मोटर। तो पॉलीफेज यानी बहुकला मोटर है, इसका कौन सा गुण होता है?
स्वचालित नहीं होती है, पॉलीफेज मोटर स्वचालित होती है। सिंगल फेज मोटर स्वचालित नहीं होती है, बाकी पॉलीफेज मोटर स्वचालित होती है। बी में चलती है, केवल स्प्लिट फेज व्यवस्था होती है, स्वचालित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वचालित होती है, यानी जो गुण है वो क्या हो जाएगा ये, यानी स्वतः चलित होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान निम्न में से किसके समान होगा? जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, अनुनाद आवृत्ति है, इसके ऊपर एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर होता है। यानी अनुनाद आवृत्ति पर एक्सएल बराबर होता है एक्ससी, या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक्सएल की जगह हम रख सकते हैं 2 पाई एफ एल बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। यानी अनुनाद परिपथ किसे कहते हैं? वह परिपथ जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान समान होता है, तो वह अनुनाद आवृत्ति कहलाता है। यानी वह फ्रीक्वेंसी जिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान समान होता है, अनुनाद आवृत्ति कहलाती है। और यही कह रहा है कि अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सएल का मान किसके समान होगा? एक्ससी के, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होगा। तो यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम धारितीय प्रतिघात भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखो ए, धारितीय प्रतिघात सही है, परिपथ की प्रतिबाधा नहीं, परिपथ का प्रतिरोध नहीं, कुंडली का प्रतिघात नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, धारितीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज 400 वोल्ट 10 एचपी पिंजर प्रेरण मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग क्या होगी? यानी 3 फेज मोटर है, यदि 3 फेज 400 वोल्ट या 415 वोल्ट दे रखे हैं, तो मोटर है वो एचपी से 1.5 गुना धारा लेती है। यानी जो एचपी है, यानी जो मोटर है वो धारा क्या लेगी? धारा लेगी एचपी इंटू 1.5। फ्यूज क्या होगा? जो फ्यूज की रेटिंग है वो क्या रखी जाएगी? फ्यूज की रेटिंग रखी जाएगी जो धारा ले रही है उसका 1.5 गुना। तो देखो मोटर कितने एचपी की है? 10 एचपी की है, यानी मोटर कितने एचपी की है? 10 एचपी की है, और 1.5 गुना यानी जो धारा लेगी वो कितने हो जाएगी? इंटू 1.5, तो कितनी धारा लेगी? 15 एम्पेयर की धारा लेगी। इसके लिए फ्यूज का मान कितना रखा जाएगा? फ्यूज का मान रखा जाएगा, यानी जो 15 एम्पेयर की धारा ले रही है और 1.5 गुना फ्यूज रखेंगे तो कितना हो गया? 22.5 एम्पियर का, यानी फ्यूज की रेटिंग क्या होगी? 22.5 एम्पियर। अब यदि ये नहीं दे रखा तो इसके पास वाली रेटिंग आएगी, फिर देखो कौन सी आएगी? 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 20 एम्पियर या 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? 25 एम्पियर, यानी इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे कि वो 25 एम्पियर की रेटिंग रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 एम्पियर, यानी 20 कम है इसलिए 20 नहीं रख सकते, 25 होगा फिर, तो 25 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 एम्पियर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मिक्सर की मोटर के धातु केस का वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी? यानी कोई मिक्सर मोटर है, जो मोटर की धातु केस का वाइंडिंग के साथ, यानी जो मोटर की वाइंडिंग है वो बॉडी के साथ टच हो रही है, इलेक्ट्रिक संपर्क हो रहा है, तो ये वाइंडिंग है वो कैसी होगी? वो ग्राउंड हो जाएगी, यानी जो ग्राउंडेड वाइंडिंग हो जाएगी, यानी वो उसका जो वाइंडिंग है उसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो बॉडी में चला जाएगा। तो ऑप्शन देखो, शॉर्ट सर्किट तो कब होती है? वाइंडिंग आंतरिक शॉर्ट हो जाए तो। ओपन सर्किट यदि वाइंडिंग में ओपन सर्किट हो जाए तो। लूज कनेक्शन यानी कनेक्शन ढीले हो तो। ग्राउंडेड सही है, यानी बॉडी वाइंडिंग है वो बॉडी के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो रही है तो इसे हम ग्राउंडेड दोष कहेंगे, यानी भू संपर्कन दोष कहेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप मोटर को इसकी पूर्ण भार रेटिंग से ज्यादा भार देंगे तो शिल्प में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? यानी एक मोटर है, इसको हम पूर्ण भार से भी ज्यादा रेटिंग के भार लगा रहे हैं, तो शिल्प में वृद्धि का कारण क्या होगा? यानी शिल्प में वृद्धि होगी, इसका क्या कारण होगा? ऑप्शन देखो, पावर फैक्टर घटता है,
पावर वेक्टर बढ़ता है, पावर अच्छा प्रवाह बढ़ता है। पावर पे ए में क्या दे रखा है, पावर फैक्टर घटता है, बी में दे रखा है प्रवाह बढ़ता है, सी में क्या दे रखा है पावर फैक्टर बढ़ता है, डी में दे रखा है प्रवाह घटता है। प्रवाह किसका, धारा का प्रवाह। तो वास्तव में क्या होगा, धारा का प्रवाह बढ़ता है जिस कारण शिल्प में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, धारा प्रवाह बढ़ता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा कि प्रवाह बढ़ता है, यानी धारा का प्रवाह बढ़ता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मोटर के घूर्णन की दिशा को क्या निर्धारित करता है, यानी किसी मोटर में घुमाव की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो किसी मोटर के घुमाव की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखो, एम्पियर का दाहिने हाथ की पकड़ का नियम, मैक्सवेल का कार्किस्को नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। तो दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ तो जनरेटर के अंदर काम में लिया जाता है कि धारा प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए, और फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम है वो मोटर के घुमाव की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फ्लेमिंग का बायां हस्त या वाम हस्त नियम। अगला क्वेश्चन है, किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारित प्रतिघात से ज्यादा हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। यानी कोई ऐसी परिपथ है जिसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है तो परिपथ इंडक्टिव हो जाएगा। इंडक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, धारा तो पश्चगामी हो जाएगी, यानी धारा का जो प्रवाह है वो पश्चगामी हो जाएगा, यानी वोल्टेज धारा से आगे होंगे, और या इसे हम कह सकते हैं धारा पश्चगामी हो गया। और ये भी किस में, यदि श्रेणी परिपथ है तो समांतर में विपरीत होता है। यदि समांतर क्रम में ये स्थिति पूछ ले, अब इसमें नहीं दे रखा है कि कौन सी स्थिति श्रेणी या समांतर, तो हम इसे श्रेणी मानेंगे। यदि स्थिति ये दे रखी है कि समांतर कोई ऐसी परिपथ है और इसके अंदर ये कंडीशन है कि जब प्रेरक के प्रतिघात धारित प्रतिघात से ज्यादा है, ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, कैपेसिटिव प्रतिघात कम हो जाएगी, फलस्वरूप कैपेसिटिव की धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा बढ़ जाएगी तो यानी कैपेसिटिव प्रकार का हो जाएगा, तो धारा अग्रगामी होगी। जबकि ये नहीं दे रखा तो इसे हम श्रेणी परिपथ मानेंगे। तो श्रेणी परिपथ के अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है तो परिपथ इंडक्टिव प्रकार का हो जाएगा, फलस्वरूप धारा पश्चगामी हो जाएगी। अब ऑप्शन देखो, विद्युत प्रवाह वोल्टेज से ज्यादा होगा, यानी धारा है वोल्टेज से ज्यादा होगी, यानी धारा अग्रगामी होगी नहीं। विद्युत प्रवाह फेज में होगा, यानी इन फेज होगा धारा, और वो जो वोल्टेज है वो इन फेज होंगे, ये भी नहीं। विद्युत प्रवाह फेज से बाहर होगा, यानी फेज से बाहर होगा, आउट ऑफ फेज होगा। अब ये अधूरा है। अगला ऑप्शन देखो, विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम हो गया, यानी विद्युत का प्रवाह है यानी धारा है वो वोल्टेज से कम हो गया, यानी पश्चगामी होगी। तो ये सही है, यानी जो धारा है वो वोल्टेज के पीछे होगी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की गति को फील्ड के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त स्टार्टर कौन सा है। यानी कोई डीसी शंट मोटर है और इसकी गति को हमें फील्ड कंट्रोल द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं, तो कौन सा स्टार्टर काम में लेंगे। तो हम 4 बिंदु स्टार्टर काम में लेंगे, यानी यदि फील्ड कंट्रोल विधि से हम गति को नियंत्रित कर रहे हैं तो फिर 4 बिंदु स्टार्टर लेंगे काम में। यदि नहीं कर रहे हैं फील्ड कंट्रोल विधि से, यानी आर्मेचर कंट्रोल विधि से गति नियंत्रित कर रहे हैं, तो 3 बिंदु स्टार्टर से भी काम चल सकता है। क्योंकि देखो, यदि फील्ड से गति नियंत्रित कर रहे हैं तो गति बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फील्ड करंट को कम करते हैं। अभी यदि 3 बिंदु स्टार्टर है तो 3 बिंदु स्टार्टर में जो एनवीसी होती है वो फील्ड जो शंट फील्ड होती है मोटर की, उसके साथ श्रेणी क्रम में लगी हुई होती है। फील्ड करंट का मान कम होने पर एनवीसी की धारा का मान भी कम हो जाता है, फलस्वरूप एनवीसी की उत्तेजना कम हो जाती है और वो हैंडल को छोड़ सकती है। इसलिए 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 4 बिंदु स्टार्टर के अंदर जो एनवीसी लगाई जाती है वो संरक्षित प्रतिरोध के द्वारा लगाई जाती है, यानी फील्ड के श्रेणी में नहीं लगाई जाती है, अतिरिक्त अन्य प्रतिरोध लगाकर लगाते हैं। तो इससे फील्ड की जो मान लो धारा है उसको हम परिवर्तित करते हैं तो एनवीसी की धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए 4 बिंदु स्टार्टर का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से होगा कि 4 बिंदु स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत चुम्बक का
प्रयोग निम्न में से कौन सा नहीं है? विद्युत चुम्बक का प्रयोग कौन सा नहीं है इनमें से? इलेक्ट्रिक आयरन यानी विद्युत फेस, इसके अंदर उसमें प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है। रिले, रिले में होता है। ट्रांसफार्मर इसमें भी होता है। कॉलिंग बेल इसमें भी होता है। तो किस में नहीं होता है विद्युत चुम्बक का प्रयोग? इलेक्ट्रिक आयरन यानी विद्युत फेस के अंदर नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार न्यूट्रल के लिए उपयोग किया जाने वाला रंग कोड क्या होगा? यानी न्यूट्रल के लिए कौन सा होगा? तो न्यूट्रल के लिए काला होता है। यानी न्यूट्रल या इसे हम उदासीन कह सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखो, फेज तार के लिए, फेज के लिए रंग कौन सा होता है? लाल। फेज के लिए लाल। उदासीन या न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए काला। और भूसंपर्क या ग्राउंड, भूसंपर्क के लिए हरा। तो यहाँ कौन सा पूछा है? न्यूट्रल के लिए पूछा है। यानी उदासीन बिंदु के लिए कौन सा का रंग प्रयोग किया जाता है? काला। यदि फेज के बारे में पूछ ले तो लाल, भूसंपर्क के बारे में पूछ ले तो हरा। यदि थ्री फेज के बारे में पूछ ले तो थ्री फेज का जो केबल होगी उसका कलर क्या होगा? आर वाई बी, यानी आर रेड, वाई पीला, येलो और बी ब्लू नीला, यानी आर वाई बी होगा। तो इसमें केवल पूछा किसका है? न्यूट्रल का। न्यूट्रल का कौन सा हो जाएगा? काला होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, काला। अगला क्वेश्चन है, त्रिकला 415 वोल्ट डेल्टा कनेक्टेड वाली 3 एचपी मोटर के लिए उपयुक्त पूर्ण भार करंट कितना होगा? क्या होगा कि 3 एचपी की मोटर है, ये कितनी धारा लेगी? 3 एचपी है तो धारा बराबर क्या हो जाएगी? मोटर के अंदर 400 या 415 वोल्ट दे रखे हैं, तो जो मोटर धारा लेगी, धारा बराबर होता है एचपी इंटू 1.5। मोटर कितने एचपी की है? 3 एचपी की है। तो 3 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 4.5 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.5 एम्पियर। किसमें? डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, गीजर की बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच कौन सी सामग्री भरी जाती है यानी उपयोग की जाती है? जो गीजर होता है उसकी जो बाहरी और आंतरिक जो परत होती है, यानी जो गीजर के आंतरिक टैंक और जो बाहरी टैंक होता है, इनके बीच क्या भरा जाता है? यहाँ पर ग्लास वूल भरी जाती है, कांच का रेशा जिसे हम यानी ग्लास वूल कहते हैं। तो ऑप्शन देखो, एस्बेस्टस, अब्रक, हवा या ग्लास वूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास वूल भरी जाती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टार्टर में 230 वोल्ट रेटिंग वाली एनवीसी कॉइल निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती है? यानी किसी स्टार्टर में 230 वोल्ट, इसका से क्या हो गया? 230 वोल्ट की रेटिंग है, इसका से हो गया कि ये सिंगल फेज की है। यदि 400 या 415 वोल्ट की रेटिंग देता तो इसका से हो गया टू फेज की। तो अब ऑप्शन देखो, 1 किलो प्रतिरोध वाले दो फेज के श्रेणी में नहीं, सीधे दो फेज से तो यदि 400 या 415 वोल्ट की रेटिंग देता तो 1 किलो ओम प्रतिरोध के माध्यम से एक फेज और एक न्यूट्रल से, यानी न्यूट्रल से नहीं, सीधे एक फेज और न्यूट्रल से सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि ये फेज और न्यूट्रल से जुड़ेगी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में लगे 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट कितना होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि श्रेणी के अंदर कितने सेल जुड़े हुए हैं? 5। और कार्बन जस्ता सेल है, यानी कार्बन जिंक सेल है, तो प्रति सेल वोल्टता कितनी होती है? यानी संख्या तो कितनी है? संख्या तो है 5 और प्रति सेल वोल्टता इसमें दे रखा नहीं है, जबकि कार्बन जस्ता सेल है तो इसकी वोल्टता होती है 1.5 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा? कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा? कुल वोल्टता कितनी हो जाएगी? कुल वोल्टता हो जाएगी 5 इंटू 1.5, कितना हो गया? 7.5 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 वोल्ट। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया ए, 7.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंजर प्रेरण मोटर का शुरुआती टॉर्क कम होने का कारण निम्न में से क्या है?
एक जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, गिलहरी पिंजर प्रेरण मोटर है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम क्यों होता है? ऑप्शन देखो, उच्च स्टार्टिंग करंट निम्न स्टार्टिंग शक्ति गुणांक, सही है। यानी स्टार्टिंग करंट है वो ज्यादा होता है जबकि स्टार्टिंग शक्ति गुणांक वो कम होता है, सही है। निम्न स्टार्टिंग करंट निम्न शक्ति गुणांक नहीं, उच्च स्टार्टिंग करंट उच्च स्टार्टिंग शक्ति गुणांक नहीं, निम्न स्टार्टिंग करंट उच्च स्टार्टिंग शक्ति गुणांक, ये विपरीत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी उच्च स्टार्टिंग करंट है और निम्न स्टार्टिंग शक्ति गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्यशील सिद्धांत क्या है? एक जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसका जो कार्यशील सिद्धांत होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि सामान्य जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा है तो स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो ऑप्शन देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, फ्लेमिंग का बायां का नियम नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस सही है, डीसी मोटर का सिद्धांत भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेल्फ इंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होती है? यानी कोई डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में बाहरी प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं तो इसकी भूमिका क्या होगी? किस प्रकार से प्रश्न, कोई डीसी शंट जनरेटर है, मान लो ये आर्मेचर और इसके समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो ये हो गया शंट जनरेटर। तो किसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध यदि इसके साथ श्रेणी क्रम में अलग से कोई बाहरी प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो ये क्यों लगाया जाता है? वोल्टेज परिवर्तन करने के लिए। यानी ये लगा रहे हैं प्रतिरोध तो वोल्टेज निश्चित है कि कम होगा, क्योंकि फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इसमें से धारा प्रवाह कम होगी, धारा प्रवाह कम होगी तो वोल्टेज, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो उत्पादित वोल्टेज है वो भी कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखो, जनरेटर की वोल्टेज को बढ़ाना, जनरेटर की वोल्टेज को घटाना, जनरेटर की गई पावर को बढ़ाना, जनरेटर के प्रवाह को बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटर की वोल्टेज को घटाना, यानी बी ऑप्शन राइट होगा कि जो जनरेटर है उसके अंदर प्रेरित वोल्टेज है या जनरेटेड वोल्टेज है उसको घटाना होगा। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लोहा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? जो दिए हुए हैं इनमें से लोहा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तांबा, तांबा एक जो प्रति चुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक पदार्थ है। टंगस्टन, टंगस्टन है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है यानी पेरा प्रकार का है। एल्यूमिनियम ये भी अनुचुंबकीय पदार्थ है। निकिल ये लोहा चुंबकीय यानी फेरो प्रकार का है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? कि लोहा चुंबकीय के बारे में पूछा है तो डी ऑप्शन सही होगा कि निकिल है, ये लोहा चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विद्युत रोधन की पराविद्युत शक्ति को बताता है? यानी विद्युत रोधन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कौन सा बताता है? बाधित वोल्टेज, शीर्ष यानी उच्च वोल्टेज, शीर्ष प्रतिलोम वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी विद्युत रोधन की यानी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसको क्या बता, कौन बताता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, चार पोल वाले एक दिशा में सिंप्लेक्स लेप कुंडलित आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी? यानी चार पोल सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग, तो लेप वाइंडिंग में क्या होगा? लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग में समांतर पथ यानी ए बराबर क्या होता है? पी इंटू प्लेक्स। जबकि वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथ ए बराबर होता है पी इंटू सॉरी 2 इंटू फ्लेक्स। यानी वेव वाइंडिंग है तो ए बराबर होगा 2 इंटू फ्लेक्स, लेफ्ट वाइंडिंग है तो ए बराबर होगा पी इंटू फ्लेक्स। अब यदि सिंपलेक्स है तो क्या हो जाएगा? P इंटू एक, ड्यूप्लेक्स है तो P इंटू दो, ट्रिप्लेक्स है तो P इंटू तीन। जबकि इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू सिंप्लेक्स है तो 2 इंटू एक, ड्यूप्लेक्स है तो 2 इंटू दो, इस प्रकार से। अब इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि पोलों की संख्या तो कितनी है? 4। यानी लेफ्ट वाइंडिंग है तो लेफ्ट वाइंडिंग में ए बराबर क्या हो जाएगा? पोलों की संख्या तो है 4 और फ्लेक्स है यानी सिंप्लेक्स है तो कितना हो गया? 4 इंटू एक बराबर 4। तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 4। और यदि यही प्रश्न वेव वाइंडिंग में पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक यानी
वेव वाइंडिंग के बारे में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्लेक्स यानी 1 कितना हो जाता, 2 समांतर पथ 2 होते हैं यदि वेव वाइंडिंग में पूछा। जबकि लेव वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी किस ऑप्शन में, देखो बी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो गया बी 4। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या होती है, यानी जो फिलामेंट होता है इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है लगभग 800 या 850 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग। तो ऑप्शन देखो, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 1200 से 1300 नहीं, 400 से 450 नहीं, 800 से 850 सही है, यानी लगभग 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेनिया जोड़ जो कि किस प्रकार की विद्युत जोड़ है, उसे निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी ब्रिटेनिया जोड़ है वो कहाँ लगाया जाता है। ब्रिटेनिया जोड़ है वो सिरोपरी लाइनों में तार चालक की लंबाई बढ़ाने या शाखा निकालने के लिए लगाया जाता है। तो अब ऑप्शन देखो, भूमिगत केबल में नहीं, कंडक्ट वायरिंग में नहीं, पावर वायरिंग में नहीं, ऊपरी तार में सही है। यानी जो सिरोपरी यानी ओवरहेड लाइन है या ऊपरी तार है, इनके अंदर ब्रिटेनिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संपर्क विहीन दिक् परिवर्तक हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, यानी जो स्पार्किंग है इसके बिना, यानी बिना स्पार्किंग के कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, यानी संपर्क स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरपोल लगाई जाती है, यानी अंतराध्रुव का प्रयोग किया जाता है। जो मुख्य पोल के मध्य और घुमाव की दिशा में आगे आने वाले पोल की ध्रुवता के समान इसकी ध्रुवता रखी जाती है, और मुख्य पोल के मध्य छोटे पोल लगाए जाते हैं। जो इनका संयोजन आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में किया जाता है, जिसे हम इंटरपोल कहते हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है, इंटरपोल का। ऑप्शन देखो, कंपेसेटिंग वाइंडिंग व कॉपर बुर्सेज नहीं, ताम्र बुर्स, कंपेसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल। तो राइट आंसर हो गया इंटरपोल, यानी अंतराध्रुव का प्रयोग किया जाता है। कंपेसेटिंग वाइंडिंग तो जो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव है उसको निराकृत करने या कम करने के लिए किया जाता है, जबकि स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।